नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भारत की मैप पजल का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा। कई लोगों को ये इंटरेस्टिंग और उसी के साथ शायद अजीब लग सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का मोर देन 8% हिस्सा यानी हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन जियोग्राफिकली भारत से ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड है। ये रीजन 5 अलग अलग देशों से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन भारत से सिर्फ 22 किलोमीटर वाइड सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा ही कनेक्टेड है। ये बॉर्डर्स दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बॉर्डर अरेंजमेंट्स में से एक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्वाजी एनक्लेव या स्ट्रेटेजिक एक्सक्लेव कहा जाता है, यानी टेरिटरीज जो अपनी मेन कंट्री से पूरी तरह कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ छोटे नैरो कॉरिडोर या स्ट्रिप द्वारा ही अपने मेन लैंड से कनेक्टेड है। चारों तरफ विदेशी जमीन होने के कारण ये टेरिटरीज काइंड ऑफ आइसोलेटेड ही रहती है। इस तरह की बॉर्डर अरेंजमेंट और भी कुछ देशों में देखी जा सकती है। ताजिकिस्तान की फेरगाना वैली अपने मेन लैंड से सिर्फ 30 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर द्वारा जुड़ी हुई है। उसी तरह उज्बेकिस्तान के भी 4 ईस्टर्न सब डिविजन्स इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी टास्केंट अपने मेन लैंड से सिर्फ 45 किलोमीटर वाइड स्ट्रेच द्वारा कनेक्टेड है। अफगानिस्तान का वाखान डिस्ट्रिक्ट भी अपने मेन लैंड से सिर्फ 18 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर द्वारा जुड़ा हुआ है। हालांकि ये सभी काफी छोटे रीजन्स है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ स्पेशल है, ये इनसे बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ 5.3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। भारत की पॉपुलेशन का करीबन 4%। वैसे भारत खुद जियोग्राफिकली, कल्चरली और लिंग्विस्टिकली दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत की इस डाइवर्सिटी में एक एडिशनल लेयर ऐड करता है। इनफैक्ट यहाँ के हर एक स्टेट में मल्टीपल इथनिक ग्रुप्स है, ईच विद देयर ओन यूनिक लैंग्वेज, कस्टम एंड ट्रेडिशन। लाइक नागालैंड वन ऑफ द स्मॉल स्टेट, लेकिन यहाँ 17 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स है। यहाँ तक कि यहाँ के हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। बगल में अरुणाचल प्रदेश में भी 26 मेजर ट्राइब्स है और ये स्टेट प्रोबेबली भारत का सबसे ज्यादा रिलीजियसली डाइवर्स स्टेट भी है। क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और इंडिजिनियस डोनी पोलो तीनों रिलीजन्स यहाँ नेक टू नेक है। मेघालय और मिजोरम की हिल्स डिस्टिंक्ट इथनिक ग्रुप्स लाइक खासी, गारो, जैंतिया और लुसाई मिजो द्वारा हजारों सालों से इनहेबिटेड है, जिनकी अपनी रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशन रहा है। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में तो वहाँ की जियोग्राफी वहाँ का इथनिक कंपोजिशन डिसाइड करती है। यहाँ रिवर प्लेन्स और वैलीज में अलग इथनिक ग्रुप्स रहते हैं लाइक अहोमिया, बोडोस, मेटेस एंड सेलेटिस, और हिल्स पर अलग इथनिक ग्रुप्स रहते हैं लाइक दिमासा कचारी, त्रिपुरी, कुकी और नागास। वैसे बता दें कि अपार्ट फ्रॉम 7 सिस्टर्स हम इस वीडियो में सिक्किम और नॉर्थ बंगाल अप टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट कंसीडर करेंगे। हालांकि फिलहाल ये रीजन वेस्ट बंगाल स्टेट के अंडर एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन ये रीजन नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा रिलेटेड है। यहाँ के नेटिव रेसिडेंट्स कोच राजवंशी, मेच, राभा, गारो, लिम्बू, भूटिया, गोरखा और लेप्चा रेस्ट ऑफ बंगाल के बांग्ला पीपल से काफी डिफरेंट है, बोथ लिंग्विस्टिकली एंड कल्चरली। जबकि सिक्किम जो भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है, वहाँ 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। ऐसे में ये सवाल आता है कि ये इतना डाइवर्स रीजन भारत का हिस्सा बना कैसे? ये स्टोरी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द स्टोरी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, फ्रॉम एंशिएंट ट्राइब्स टू फॉरगॉटन एम्पायर्स टू कॉलोनियल स्ट्रगल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस केओस, जिसने भारत के नक्शे को रीशेप किया और इस देश के पूरे फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेमोग्राफिक हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। यहाँ अलग अलग टाइम पीरियड में चारों दिशाओं से 4 अलग अलग ह्यूमन रेस का माइग्रेशन हुआ है। इन 4 अलग अलग ह्यूमन ग्रुप्स का एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो इंटरमिक्स्ड हुए, उन्होंने साथ मिलकर कई सिविलाइजेशंस बसाई और फिर उन्हें डिस्ट्रॉय भी किया। टू अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट हमें 10,000 साल पीछे जाना होगा, जब लास्ट आइस एज खत्म हुआ। कुछ थियरीज है, लेकिन इट इज बिलीव्ड दैट कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ह्यूमन ग्रुप ने सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में कदम रखा। ये ग्रुप साउथ ईस्ट एशिया से यहाँ माइग्रेट हुए थे। इन्हीं के डिसेंडेंट है खासी और जैंतिया ट्राइब्स, जो आज मेघालय के ईस्टर्न हिल्स में रहते हैं। ऑस्ट्रिक ट्राइब ने नॉर्थ ईस्ट में हजारों सालों तक अकेले निवास किया। कुछ कम्युनिटीज यहाँ से आगे और ईस्टर्न इंडिया की तरफ बढ़े, जो थे संथली और मुंडा पीपल, जो आज ईस्टर्न इंडिया के मेजर ट्राइबल ग्रुप्स है। फिर अराउंड आज से 3000 टू 4000 साल पहले वेस्टर्न चाइना में यांगसे और येलो रिवर बेसिन से सीनो तिब्बतन ग्रुप का साउथ की तरफ माइग्रेशन शुरू हुआ। ये ब्रह्मपुत्र, चिडविन और इरावदी रिवर वैलीज के रास्ते नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंटर हुए और धीरे धीरे एग्जिस्टिंग ऑस्ट्रिक सेटलर्स के हैबिटेंट को एनक्रोच करना शुरू किया, जिससे ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप
को माउंटेन्स में शरण लेना पड़ा। आज ये सिनो तिब्बतन के डिसेंडेंट तिबेटो बर्मन ग्रुप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप बनाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के मेजर ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम बोडो, दिमासा, त्रिपुरी, नागा, मेइटे, मिजो टू अरुणाचली ट्राइब्स तिबेटो बर्मन ग्रुप के ही डिसेंडेंट है। फिर अराउंड आज से 2000 टू 3000 साल पहले गंगा बेसिन से इंडो आर्यन इथनिक ग्रुप का नॉर्थ ईस्ट की तरफ माइग्रेशन शुरू हुआ। इनमें से कुछ ग्रुप्स यहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स हुए और डिफरेंट किंगडम्स एस्टेब्लिश करनी शुरू की। अहोमिया, सेलिटीज और बांग्ला पीपल इन इंडो आर्यन ग्रुप्स के ही डिसेंडेंट है, जो आज नॉर्थ ईस्ट में लार्जेस्ट इथनिक ग्रुप बनाते हैं। और सबसे लास्ट में आज से करीबन सिर्फ 1000 साल पहले साउथ चाइना, म्यांमार और थाईलैंड से आए ताई अहोम पीपल, जो बिलोंग करते थे क्रा दाई इथनिक ग्रुप से, जिन्होंने एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में मिक्स होकर नॉर्थ ईस्ट की सबसे सक्सेसफुल किंगडम अहोम किंगडम को एस्टेब्लिश किया। हालांकि अहोम किंगडम भी नॉर्थ ईस्ट की इकलौती किंगडम नहीं थी। इसके पहले भी नॉर्थ ईस्ट में कुछ किंगडम्स एस्टेब्लिश हो चुकी थी। ऑल्दो नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट ट्राइब्स हजारों सालों से निवास करती आई है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड किंगडम या राज्य एस्टेब्लिश हुआ आज से अराउंड 1900 साल पहले, कांगलेइपाक, द एंशिएंट किंगडम ऑफ मणिपुर। अकॉर्डिंग टू चैथारोल कुंबाबा, मणिपुर के ऐतिहासिक टेक्स्ट, मेइटे डायनेस्टी के फर्स्ट किंग नोंगथा लाइलैंड पखांगपा ने इम्फाल नदी के किनारे कांगलेइपाक को एस्टेब्लिश किया। इसी टाइम पीरियड में मेइटे कम्युनिटी का इंडिजिनियस रिलीजन सनमाहिज्म डेवलप होना शुरू हुआ और डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश हुई। एंशिएंट मेइटे लैंग्वेज में कई स्क्रिप्चर्स लिखे गए, जो आज नॉर्थ ईस्ट के ही नहीं पूरे भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स में से एक है। कह सकते हैं कि मेइटे कम्युनिटी ने नॉर्थ ईस्ट की सबसे पहली ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन बसाई। फिर अराउंड आज से 1600 साल पहले ब्रह्मपुत्र वैली में कामरूपा किंगडम एस्टेब्लिश हुई। अलोंग विद दावका ये आसाम की पहली किंगडम्स थी। एक्चुअली कामरूपा गुप्ता एम्पायर के वेसल स्टेट के रूप में अस्तित्व में आई थी। गुप्ता एम्पायर के सेकंड एम्पायर समुद्र गुप्ता के टाइम किंग पुष्यवर्मन ने कामरूपा की पहली डायनेस्टी वर्मन डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। लेकिन फिर आगे गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कामरूपा अपने ज्यादातर टाइम पीरियड में एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में ही रही थी, जिसने अपने चरम पर ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश और भूटान को कवर किया था। कामरूपा, जिसे अल्टरनेटिवली प्रगज्योतिषा भी कहा जाता है, वो नियरली 800 साल तक नॉर्थ ईस्ट में अस्तित्व में थी। कामरूपा डायनेस्टी ने आसाम के आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और रिलीजन को डेवलप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी टाइम पीरियड में यहाँ हिंदुइज्म और बुद्धिज्म फ्लरिश हुए। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस सिस्टम और वेल स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम एस्टेब्लिश हुई। आसाम का फेमस और पवित्र कामाख्या टेम्पल भी इसी टाइम पीरियड में बनाया गया था। 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने मोस्ट ऑफ गंगा बेसिन पर कंट्रोल कर लिया। तुर्किक जनरल बख्तियार खिलजी ने सेना डायनेस्टी को हराकर पहली बार बंगाल में मुस्लिम पॉलिटिकल रूल एस्टेब्लिश किया और यहीं से बंगाल में डेमोग्राफिक चेंज और बंगाल का इस्लामाइजेशन शुरू हुआ। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसी डेमोग्राफिक चेंज के कारण आगे भारत का पार्टीशन होगा और नॉर्थ ईस्ट को ये वियर्ड बॉर्डर्स मिलेंगी। बंगाल के फॉल के बाद कामरूपा किंगडम ने भी वेस्टर्न साइड से कंटिन्यूअस मुस्लिम इन्वेजन का सामना किया। इसी के साथ किंगडम में इंटरनल पावर स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट के कारण कामरूपा डिसमेंटल हुई और कई छोटे पॉलिटिकल एंटिटीज में बढ़ गई, रूल्ड बाय इंडिजिनियस कम्युनिटी और ट्राइब्स लाइक सूतिया, कोच, कमाता, जैंतिया एंड दिमासा कचारी किंगडम। और जैसे हमने पहले बात की, इसी टाइम पीरियड में नॉर्दर्न म्यांमार से ताई अहोम ट्राइब का ईस्टर्न रीजन में इनफिल्ट्रेशन होना शुरू हुआ। ताई ट्राइब मोंग माओ किंगडम में हुए पावर स्ट्रगल के कारण नॉर्थ ईस्ट में आए थे अपनी नई किंगडम बसाने, लेड बाय किंग छाओलुंग सुकपा। रास्ते में कई ताई चीफ और कॉमन फॉलोअर्स सुकपा से जुड़े। पतकाई रेंज को क्रॉस करके वो ईयर 1228 में ब्रह्मपुत्र वैली पहुंचे। सुकपा और ताई ट्राइब ने ना कोई वॉर लड़ी और ना कोई रेड या कॉन्कर किया। वो तो यहाँ किसान बनकर आए थे अपनी एग्रीकल्चरल स्किल्स के बेस पर परमानेंटली सेटल होने। वो बूढ़ी दिहांग रिवर के किनारे अनपॉपुलेटेड एरिया में सेटल हुए। ताई ट्राइब ने यहाँ की लोकल ट्राइब्स लाइक बराही और मारन्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए और उन्हें अपनी वेट राइस कल्टीवेशन मेथड शेयर की टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल आउटपुट। एक्चुअली अहोम्स ही रिस्पॉन्सिबल है अपर आसाम के एलुवियन फॉरेस्ट और दलदली मैदानों को फ्लैट राइस फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ताई ट्राइब ने इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने नेबरिंग नेटिव ट्राइब्स से कॉन्फ्लिक्ट करने के बजाय उन्हें अपने आप में शामिल करना शुरू किया थ्रू अहोमाइजेशन। अब अहोम किंगडम ने अपने आप को कामरूपा किंगडम के ऑफिशियल वारिस के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू किया। लेकिन जहाँ कामरूपा का पॉलिटिकल
सिस्टम नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर बेस्ड था, जहां संस्कृत और प्राकृत स्पीकिंग इंडो आर्यन डोमिनेट करते थे। वहीं अहोम किंगडम ने अल्टरनेट मॉडल अपनाया जो साउथ ईस्ट एशियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, जिसने काइंड ऑफ स्पेस प्रोवाइड किया डिफरेंट इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन और डेवलपमेंट के लिए। 1400 के बाद से कुकी और वेरियस चीन ट्राइब्स म्यांमार से नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर और लूशाई हिल्स में माइग्रेट होकर बसना शुरू हुए। इनमें से कुछ ग्रुप्स आगे चलकर मीजो आइडेंटिटी क्रिएट करने वाले थे। वैसे मोस्ट ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अरुणाचल वाले रीजन का कोई खास मेंशन नहीं मिलता। ये रीजन तानी और तिब्बतिक ट्राइब्स द्वारा इनहेबिटेड था और इसका मेंशन अहोम और तिब्बतन किंगडम्स के बीच एज अ ट्रेड रूट के रूप में ही मिलता है। यहाँ इस तरफ त्रिपुरा रीजन में त्रिपुरा ट्राइब पिछले 2000 ईयर्स से रहते आए हैं। त्रिपुरा की ओरल हिस्ट्री, स्टोरीज और मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग त्रिपुरी सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट रही है। नेटिव लैंग्वेज कोकबोरोक की अपनी अलग स्क्रिप्ट भी थी, कोलोमा स्क्रिप्ट। इसी स्क्रिप्ट में त्रिपुरी लोगों का इतिहास और कई बोरोक लिटरेचर लिखे गए थे। अर्ली 1400 में त्रिपुरी चीफ छेंगथुंग फा, जिन्हें महामाणिक्य भी कहा जाता है, उन्होंने नेबरिंग ट्राइब्स को हराकर त्रिपुरा किंगडम एस्टैब्लिश की। अगली कुछ सेंचुरीज इस रीजन में बहुत केओटिक रही। डोमिनेशन के लिए कई किंगडम्स लाइक अहोम, सूतिया, कचारी, जैंतिया, कांगलेइपाक, नागा, त्रिपुरा और कोच किंगडम्स के बीच एक दूसरे के साथ कई अलायंसेस बने और कई कॉन्फ्लिक्ट हुए। 14th सेंचुरी के एंड में अहोम किंगडम में हुए फैमिली पॉलिटिक्स और क्राइसिस के कारण प्रिंस सुदांगफा हाबनुंग में ब्राह्मण हाउस होल्ड में बड़े हुए। जब वो किंग बने तभी से अहोम किंगडम में ब्राह्मण इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ। धीरे धीरे अहोम किंगडम का नेबरिंग ट्राइब से अलायंसेस टूटने लगा और उनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। अगले 100 साल तक किंगडम ने रिबेलियस नागा ग्रुप को सप्रेस किया। 15th सेंचुरी में किंग सुहुंगमुंग के अंडर बहुत शॉर्ट पीरियड में ड्रामेटिकली अहोम किंगडम का एक्सपेंशन हुआ। पहले सूतिया, फिर कचारी, बारोबुयान और इवन कमाता किंगडम को हराकर उन्हें अहोम ने अपने आप में एब्जॉर्ब किया। अब इसके कारण आसामीज पीपल किंगडम में मेजोरिटी में आ गए और अहोम्स खुद माइनॉरिटी बन गए। इनफैक्ट एट सम पॉइंट ताई अहोम्स वेर नॉट इवन 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन किंगडम। उस समय अहोम राजघराने ने ब्राह्मणों के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर बनाया ताकि वो इंडो आर्यनाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स का सपोर्ट हासिल कर सके और पावर में बने रहे। अब शुरू हुआ अहोमाइजेशन का उल्टा। अहोम किंग्स हिंदुइज्म को अडॉप्ट करने लगे। आसामीज लैंग्वेज अहोम कोर्ट में पहली बार एंटर हुई और फिर धीरे धीरे उसने ताई अहोम लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। इस तरफ 1600 के बाद सब कॉन्टिनेंट का सिग्निफिकेंट हिस्सा मुगल कंट्रोल में आ गया। इसके बाद मुगल्स का इंटरेस्ट पड़ा ब्रह्मपुत्र वैली में और स्टार्ट हुआ अहोम मुगल कॉन्फ्लिक्ट, जो अगले करीबन 100 साल तक चलने वाला था। ब्रह्मपुत्र वैली पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए अहोम्स और मुगल्स के बीच सीरीज ऑफ इन्वेजन और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। अहोम्स को वैली के भूगोल और नदियों द्वारा ट्रांसपोर्ट और युद्ध की एक्सेलेंट नॉलेज थी। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक गुरिल्ला युद्ध नीति और यूनिटी के चलते अहोम किंगडम ने हर बार मुगल्स के खिलाफ अपने किंगडम को डिफेंड किया। मुगल एम्पायर से कई गुना छोटी होने के बावजूद अहोम किंगडम ने कई बार मुगल एम्पायर को हराया। 1682 में बैटल ऑफ इटाखुली के दौरान अहोम्स ने मुगल्स को परमानेंटली आसाम से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद मुगल्स कभी आसाम में एंटर नहीं हुए। इसी टाइम पीरियड में सिक्किम में भी हलचल होनी शुरू हुई। अर्ली 17th सेंचुरी में तिब्बत में हुए येलो हार्ट रेड हार्ट कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तिब्बतन रेफ्यूजीज यानी भूटियास सिक्किम में माइग्रेट हुए। इससे पहले सिक्किम में ऑलरेडी सेंचुरीज से लेप्चा, लिम्बू और मगार कम्युनिटी इंडिपेंडेंटली विलेज वाइज रूल करती थी। तिब्बतन भूटियास ने यहाँ बुद्धिज्म प्रमोट किया और तिब्बतन लामास ने सिक्किम में बुद्धिस्ट किंगडम एस्टेब्लिश करने के प्रयास शुरू किए। 1642 में फुत्सोंग नामग्याल ध्रेमशोंग यानी किंगडम ऑफ सिक्किम के पहले चोग्याल यानी किंग बने। लेप्चास और लिम्बूस ने समहाउ उन्हें सुप्रीम लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया, लेकिन मगार कम्युनिटी की भूटियास से नहीं बनी और उन्हें सिक्किम छोड़ना पड़ा तिब्बतन फोर्सेस से हारने के बाद। हालांकि इसके बाद किंगडम ऑफ सिक्किम को कई बार दोनों तरफ से नेपाली गोरखास और भूटानीज के इन्वेजन का सामना करना पड़ा। इस तरफ 1700 के आसपास कांगलेइपाक के मेइटे किंग मेइदिंगु चाइराओंगबा
ने पहली बार हिंदुइज्म अपनाया। हालांकि वो काइंड ऑफ लिबरल थे, तो उन्होंने अपना रिलीजन किंगडम के लोकल लोगों पर इम्पोज नहीं किया, एज मेजोरिटी मेटे लोकल स्टिल इंडिजिनियस सनमाइज्म को फॉलो करते थे। लेकिन चाराइरोंगबा के सक्सेसर उनके बेटे पाम्हेबा उनसे काफी अलग थे। पाम्हेबा 1747 में सेलेट से आए हुए बंगाली हिंदू गौड़िया वैष्णविज्म प्रीचर शांतिदास गोसाई के संपर्क में आए। पाम्हेबा ने गौड़िया वैष्णविज्म को कांग्लेइपाक का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बनाया, रिप्लेसिंग सनमाइज्म। उन्होंने खुद का नाम पाम्हेबा से बदलकर गरीब निवास किया और किंगडम का नाम भी ऑफिशियली कांग्लेइपाक से बदलकर संस्कृत नेम मणिपुर अडॉप्ट कर लिया। मेटे लैंग्वेज की ओरिजिनल स्क्रिप्ट बदलकर बंगाली ईस्टर्न नागरी स्क्रिप्ट कर दी गई और कई एंशिएंट मेटे मायक स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट्स और लिटरेचर भी डिस्ट्रॉय किए गए। ये मणिपुर के इतिहास का वन ऑफ द बिग कल्चरल लॉस था। हालांकि इसके बाद वैष्णविज्म के विस्तार ने मणिपुर को एक अलग यूनिक आइडेंटिटी दी। इसी दौरान डांस ड्रामा मणिपुरी रासलीला डेवलप हुई, जो आज भारत के वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस में से एक है। पाम्हेबा के टाइम से ही किंगडम ऑफ मणिपुर का नेबरिंग किंगडम ऑफ बर्मा के साथ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। हालांकि पहले दोनों किंगडम्स के बीच गहरे रिलेशंस थे, रॉयल फैमिलीज के बीच कई इंटर मैरिजेस भी हुए थे, लेकिन इसी के कारण हुए फैमिली पॉलिटिक्स से किंगडम्स के बीच रिलेशंस खराब हुए। दोनों ही किंगडम्स ने कई बार एक दूसरे को इन्वेट किया और एक दूसरे के रीजन्स को ऑक्यूपाई किया। 1760s के बाद बंगाल फॉल टू ब्रिटिश। इस तरफ अहोम किंगडम में भी पावर स्ट्रगल शुरू हुआ। जिस साउथ ईस्ट एशियन पाइक सिस्टम के बेस पर अहोम किंगडम एस्टेब्लिश हुई थी, वो अब आउटडेटेड और इस सोशल एनवायरनमेंट में काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी हो चुकी थी। बेसिकली पाइक सिस्टम के अंडर कोई भी सक्षम व्यक्ति जो ब्राह्मण या अपर कास्ट नोबल ना हो, उसे लेबर सेवाओं या सेना में भर्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिन्हें पाइक्स कहा जाता था। इसके कारण माओमारिया पाइक्स और अहोम किंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। माओमारिया वैष्णवाइट 17 फॉलोअर्स थे, जिसमें अहोम मिलिटिया, कई प्रोफेशनल अहोम नोबल्स और ऑफिसर्स शामिल थे, और वो खिलाफ थे किंगडम के ऑर्थोडॉक्स हिंदू ग्रुप्स और शक्तिज्म फॉलोइंग अहोम रॉयल्टी और किंग्स के, विच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन माओमारिया रिबेलियन, जो 36 साल चला। इस रिबेलियन ने अहोम किंगडम को अपने वीकेस्ट पॉइंट पर ला दिया। इकोनॉमी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और जो रिबेलियन से पहले किंगडम की पॉपुलेशन 24 से 30 लाख के करीब थी, वो रिबेलियन खत्म होते होते आधी रह गई, क्योंकि कई लोग मारे गए और कई लोगों को नेबरिंग किंगडम्स में माइग्रेट करना पड़ा सर्वाइवल के लिए। अर्ली 19th सेंचुरी में सिंहासन पर कब्जा करने के लिए मणिपुरी राजकुमारों के बीच सिविल वॉर जैसी स्थिति बन गई। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बर्मीज किंग बोधवापाया ने 1819 में फिर से मणिपुर को इन्वेट किया। मणिपुर के ऑक्यूपेशन के बाद बोधवापाया अहोम किंगडम की तरफ बढ़े, जो ऑलरेडी रिबेलियन के कारण वीक हो चुकी थी। बर्मा ने अहोम किंगडम को भी ऑक्यूपाई किया, और साथ ही में नेबरिंग काचर और जेंतिया किंगडम्स भी बर्मीज एम्पायर का शिकार बनी। 1890 से 1826 तक ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट बर्मीज ऑक्यूपेशन में रहा। मणिपुर में इसे चाही तारेत खुंताकपा यानी 7 years ऑफ डिवास्टेशन कहा जाता है। आसाम और स्पेसिफिकली मणिपुर के लिए यह हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट फेज था। हजारों अहोमिया और मणिपुरी लोकल्स बर्मीज सोल्जर्स के वायलेंस और असोल्ट का शिकार बने, और कई लोगों को किंगडम छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि जैंतिया और काचर को ऑक्यूपाई करने के बाद बर्मा सीधा ब्रिटिश बंगाल के बॉर्डर पर आ गया। बर्मीज के एग्रेशन के कारण ब्रिटिश बंगाल पर प्रेशर बढ़ा, जिससे हुई फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ये वॉर ब्रिटिशर्स के लिए ब्रिटिश राज हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वॉर्स में से एक थी। करीबन 15,000 यूरोपियन और इंडियन सोल्जर्स की डेथ हुई, विथ अननोन नंबर्स ऑफ बर्मीज सोल्जर्स एंड सिविलियंस। ब्रिटिशर्स को उस समय आज के हिसाब से करीबन 1 बिलियन यूरोस का नुकसान हुआ, जिसे ब्रिटिश इंडिया में काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया था। हालांकि इसके बाद बर्मीज एम्पायर कमजोर हुआ। 1826 में ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन हुई, जिसमें बर्मा ने आसाम, मणिपुर और अराकन को ब्रिटिश के हवाले किया, स्टार्टिंग द ब्रिटिश रूल इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के प्लेन्स ब्रिटिश कंट्रोल में इजीली आ चुके थे, लेकिन हिल्स अभी भी इंडिपेंडेंट थी, और एक्चुअली में हिल ट्राइब्स ने ब्रिटिश ऑक्यूपेशन को बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। ब्रिटिशर्स के लिए हिल ट्राइब्स से डील करना काफी चैलेंजिंग था। कई बार जैंतिया किंगडम ने सेलेट से ब्रिटिश ऑफिसर्स को किडनैप करके उनकी बलि चढ़ा दी थी। नागा ट्राइब्स ने न्यूमरस टाइम ब्रिटिश आसाम पर हमला किया था, और उनके ब्रिटिशर्स के साथ कई वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो वहीं लुशाई हिल्स से मिजो ट्राइब ने भी कई बार काचर प्लेन्स में ब्रिटिश टेरिटरी पर रेड करके
उन्हें लूटा था। लेकिन इन हिल ट्राइब्स के पास ना ही ब्रिटिशर्स जितने रिसोर्सेज थे और ना ही एडवांसमेंट। धीरे धीरे करके कई हिल्स वायलेंट बैटल और युद्ध के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आती गई। हालांकि कुछ साम्राज्य जैसे किंगडम ऑफ मणिपुर, किंगडम ऑफ त्रिपुरा, यूनियन ऑफ खासी स्टेट्स, कूच बिहार और किंगडम ऑफ सिक्किम प्रिंसली स्टेट्स के रूप में ही रही। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी। ट्राइबल सोसाइटीज ने अपनी टेरिटरी में ब्रिटिश इंटरफेरेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। उनका ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिबेलियन और कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा, लाइक खासी रिबेलियन, कुकी रिबेलियन। तो ब्रिटिशर्स ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से क्रिश्चियन मिशनरीज को नॉर्थ ईस्ट के हिल्स में भेजना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने मिशनरीज को सपोर्ट और स्पॉन्सर किया इंडिजिनियस ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके मुताबिक ट्राइबल्स अभी भी सो कॉल्ड अनसिविलाइज्ड थे। मिशनरीज ब्रिटिशर्स के लिए एक सॉफ्ट टूल थे अपने इन्फ्लुएंस को लोकल पॉपुलेशन में स्प्रेड करने के लिए विदाउट एनी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। मिशनरीज ने कई चर्चेज और स्कूल एस्टेब्लिश किए और इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट किया। क्रिश्चियनिटी के विस्तार ने नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटी को कुछ बेनिफिट्स भी दिए। कई अनयूजुअल प्रैक्टिसेस जैसे हेड हंटिंग, स्लेवरी और पॉलीगामी पर बैन लगा, जो कई ट्राइबल कम्युनिटीज में कॉमन थी। एजुकेशन प्रमोट हुआ, जिससे आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखा जा सकता है। इस तरफ ब्रिटिश रूल के दौरान आसाम में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। टी डिस्कवर होने के बाद ब्रह्मपुत्र और बराक वैली में लार्ज स्केल पर टी प्लांटेशन शुरू हुआ। आसाम में ऑयल और कोल रिजर्व भी डिस्कवर हुआ और यहाँ कई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। अब इसके लिए बड़ी संख्या में लेबर फोर्स की जरूरत थी, तो नेबरिंग ईस्ट बंगाल से बंगाली मुस्लिम्स और हिंदूज का आसाम और नेबरिंग रीजन्स में माइग्रेशन और सेटलमेंट शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम माइग्रेशन को सपोर्ट किया ताकि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सके, लेकिन मुस्लिम सेटलमेंट ने नॉर्थ ईस्ट में एक और कॉम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड कर दी। यह आगे चलकर और भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला था, क्योंकि मुस्लिम्स इतनी संख्या में माइग्रेट हुए और हाई फर्टिलिटी रेट के कारण उनकी संख्या कुछ ही दशकों में इतनी बढ़ी कि नॉर्थ ईस्ट के कई रीजन्स में कंप्लीट डेमोग्राफिक चेंज होना शुरू हो गया और मुस्लिम्स मेजोरिटी में आने लगे, जिससे उनका इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा रिसोर्सेज और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इंडिपेंडेंस का टाइम नजदीक आ रहा था। 1941 सेंसस के मुताबिक अब आसाम प्रोविंस में 44% हिंदू थे और करीबन 34% मुस्लिम्स, जबकि बाकी क्रिश्चियंस और ट्राइबल कम्युनिटीज थी। भारत का पार्टीशन डिसाइड हुआ धर्म के आधार पर और आसाम में पॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया। आसाम कांग्रेस चाहती थी कि आसाम हिंदू मेजोरिटी होने के कारण इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट बने, जबकि मुस्लिम लीग, जिन्हें बंगाली इमिग्रेंट्स का सपोर्ट था, वो चाहती थी कि आसाम ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बने। इसके अलावा यहाँ एक और डिस्कशन चल रहा था, स्पेसिफिकली यहाँ की हिल ट्राइब्स जैसे नागाज और मिजोज में, कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट की डेमोग्राफी को देखते हुए इसे भारत या पाकिस्तान का पार्ट बनाने के बजाय एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाया जाए। आसाम प्रोविंस का स्टेटस क्लियर नहीं हो पा रहा था। लास्ट डिसीजन ब्रिटिश इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने जून 1947 में डिसाइड किया कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा बनेंगे। सेलेट, जो मुस्लिम मेजोरिटी था, उसे आसाम से अलग कर दिया गया और उसका पार्टीशन हुआ। ईस्टर्न पार्ट करीमगंज मिला आसाम को और सेलेट ज्वाइन हुआ ईस्ट पाकिस्तान से। हालांकि एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट्स के इंडियन यूनियन से जुड़ने की अपनी अलग ड्रामेटिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। जैसे कि हमें पता है कि ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन के बाद सभी प्रिंसली स्टेट्स को एडवाइस दी गई थी कि वो किसी एक देश से जुड़ जाए, तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपनी बॉर्डर से लगते प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स से नेगोशिएशन शुरू कर दिया था। ज्यादातर राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम के डॉक्यूमेंट को साइन किया, जिसका अर्थ था कि उनका स्टेट इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए एग्री हो गया। यहाँ थे द खासी स्टेट्स, 25 खासी प्रिंसली स्टेट्स का फेडरेशन। मोस्ट ऑफ खासी चीफ्स ने 1947 में ही भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था, लेकिन कुछ चीफ्स की अलग डिमांड्स थी। उनसे नेगोशिएशन के बाद मार्च 1948 तक सभी 25 चीफ्स ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया और खासी स्टेट्स भारत का हिस्सा बने। इस तरफ इंडिपेंडेंट के कुछ दिनों पहले ही मणिपुर के राजा बोधा चंद्रा सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, एक शर्त पर कि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी मिलेगी, यानी मणिपुर का डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन भारत हैंडल करेगा, लेकिन मणिपुर के
इंटरनल पॉलिटिक्स में भारत दखल नहीं देगा और मणिपुर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हालांकि इससे भी मणिपुर का एक सेक्शन सहमत नहीं था और वो चाहते थे कि मणिपुर इंडिपेंडेंट ही रहे। पब्लिक प्रेशर के कारण महाराजा को 1948 में मणिपुर में इलेक्शन रखना पड़ा और मणिपुर भारत का पहला हिस्सा बना जहां डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। हालांकि इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली और महाराजा की ही सपोर्टेड पार्टी प्रजा शांति पार्टी ने मणिपुर कृषक सभा के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई और मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। इसके बाद मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में तीखे डिस्कशंस हुए कि मणिपुर को भारत में मर्ज होना भी चाहिए या नहीं। भारत ऑब्वियसली ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता था। मणिपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। ये भारत को साउथ ईस्ट एशिया का रूट प्रोवाइड करता है। अगर मणिपुर की ऑटोनॉमी कंटिन्यू रही तो यहाँ सेपरेटिज्म की भावना और भी बढ़ सकती थी। मणिपुर के इंटरनल पॉलिटिक्स में नेबरिंग कंट्रीज जैसे म्यांमार और चाइना का इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता था, जो भारत की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता। 1949 में जब मणिपुर के महाराजा शिलोंग विजिट पर थे तब उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने हाउस अरेस्ट कर लिया और उन पर प्रेशर बनाया मणिपुर के भारत के साथ मर्जर के एग्रीमेंट को साइन करने के लिए। अपनी इलेक्टेड असेंबली से डिस्कशन किए बिना महाराजा को अंडर प्रेशर मर्जर एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। मणिपुर अब पूरी तरह भारत का हिस्सा बन गया, बाकी राज्यों की तरह, बिना किसी ऑटोनॉमी या स्पेशल स्टेटस के। मणिपुर की कई पॉलिटिकल बॉडीज ने इसका विरोध किया, लेकिन अगर भारत ऐसा नहीं करता तो शायद आज मणिपुर की हालत भी जम्मू एंड कश्मीर जैसी हो सकती थी। त्रिपुरा की स्टोरी भी अलग रही है। त्रिपुरा के लास्ट किंग वीर विक्रम माणिक्य की मई 1947 में डेथ हुई, जस्ट बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, जिससे उनके बेटे किर्री विक्रम माणिक्य को राजगद्दी संभालनी पड़ी। लेकिन जैसे कि वो उस समय माइनर थे तो उनकी जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज संभाला उनकी मदर यानी किंग वीर विक्रम की पत्नी त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने। महारानी ने इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद 1949 में किंगडम ऑफ मणिपुर को इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिया, क्योंकि उन्हें यही बेस्ट ऑप्शन लगा किंगडम और उनके लोगों के फ्यूचर के लिए। एस त्रिपुरा हिंदू मेजोरिटी था। 1950 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ, आसाम को स्टेटहुड हासिल हुआ और 6 शेड्यूल के अंदर भारत के ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। 1956 में त्रिपुरा और मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला। आसाम के बाद सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड को स्टेटहुड मिला। लेकिन इसके बनने के पीछे बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लंबी सेपरेटिज्म की हिस्ट्री रही है। नागालैंड के बनने के बाद आसाम के दूसरे हिल डिस्ट्रिक्ट में भी सेपरेट स्टेट बनाने की मांग और बढ़ गई। 1970 में गारो, खासी और जैंतिया हिल्स को मिलाकर मेघालय ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया, जिसे 1972 में फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिला। 1972 में ही त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा मिला और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसे फिर 1987 में स्टेट का दर्जा मिला। मिजोरम की भी स्टोरी नागालैंड जैसी कॉम्प्लेक्स रही है। अरुणाचल प्रदेश का केस पीसफुल रहा। चाइना के साथ बॉर्डर और 1962 में हुए वॉर के कारण ये रीजन काफी सेंसिटिव था, जिससे ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही था। इसे भी 1972 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 1982 में फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा मिला। सिक्किम की भी अपनी अलग कॉम्प्लेक्स स्टोरी रही है। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद सिक्किम ने भारत के साथ ट्रीटी साइन की और वो भारत का प्रोटेक्टोरेट बना। इसके बाद कई सालों तक सिक्किम ऐसे ही नेपाल और भूटान के साथ वन ऑफ द 3 हिमालयन किंगडम्स के रूप में रहा। भारत और चाइना के बीच टेंशन बढ़ने के कारण भारत के लिए सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए। सिक्किम और भारत के बीच पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद 1973 में भारत ने सिक्किम की मोनार्की को ओवरथ्रो करके सिक्किम पर अपना कंट्रोल किया। 1975 में रेफरेंडम हुआ और 97% सिक्किमीज ने मोनार्की को अबोलिश करके भारत के साथ मर्ज होने के लिए वोट किया। सिक्किम भारत का 22nd स्टेट बना। नॉर्थ ईस्ट के बारे में अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी बाकी है, जैसे नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम के इंडियन यूनियन से जुड़ने की कॉम्प्लेक्स और डीप स्टोरी। यहाँ मौजूद डजन्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो कई बार वायलेंस का कारण बनी है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के बीच कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, बांग्लादेश और म्यांमार से इलीगल इमिग्रेशन, ट्राइबल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और डेमोग्राफिक चेंज, न्यू स्टेट्स डिमांड, क्रॉस बॉर्डर टेंशन, नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स में चाइना और म्यांमार का इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर कनेक्टिविटी एंड मेनी मोर